Okay, hello guys. अच्छा, हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे हैं ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. उनको इंटरेस्ट ग्रुप्स नाम का टर्म यूज किया है. हम लोग उसको दूसरा वर्ड और एक यूज कर सकते हैं, अगर करो स्टेक होल्डर्स. उसमें हमने एम्प्लॉइज खत्म कर दिया था और कंज्यूमर्स खत्म कर दिया था. अभी in this lecture we will discuss the responsibilities towards community or society or public in general and government. वो आज के लेक्चर में खत्म कर देते हैं. if time permits we will start with investors and owners का पार्ट. टाइम permits और वो दो आंसर्स को हम कंबाइन करने वाले हैं सो दैट उतना पार्ट उतना लोड कम हो जाए. प्लस कुछ पार्ट तो बोर्ड ने मतलब गवर्नमेंट ने हटा दिया है तो चलो अच्छा है. सो आगे बढ़ते हैं. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी और पब्लिक इन जनरल. सॉरी, पहले गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पहले खत्म कर देते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट. जस्ट अ सेकेंड. ओके Okay, so there are various responsibilities of every business towards the government. गवर्नमेंट के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ये क्वेश्चन में हम लोग कवर करेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ तो कुछ है नहीं. गवर्नमेंट का बेसिक रोल इज सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए हैं, कुछ बेनिफिट्स भी दिए. थर्ड लाइन पे यू कैन सी इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज. व्हाट इज इंसेंटिव्स? बेनिफिट्स बिजनेसेस को. व्हाट इज सब्सिडीज? रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है उससे कम प्राइस में तुमको रॉ मटेरियल मिल जाएगा. व्हाट इज सब्सिडी में एक बार अच्छे से समझाता हूँ. मोदी जी ने बोला था, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, कि एलपीजी के ऊपर सब्सिडीज हम प्रोवाइड करते हैं. जिसको वॉलंटरीली क्विट करना है वो सब्सिडी को क्विट कर सकता है. मतलब ये बात ऐसी होगी कि अगर सिलेंडर, मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता सिलेंडर का, बिकॉज मेरे घर पे तो पाइपलाइन का गैस आता है, पाइप गैस एमजीएल का. बट सपोज पकड़ लेते, ऐसे कोई फिगर ले लेते, सपोज 1500 रुपए एलपीजी सिलेंडर होना चाहिए, तो तुमको 1000 रुपए में मिलता है सपोज वो सिलेंडर, तो 500 रुपया गवर्नमेंट पे करता है. सो दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडी. सब्सिडी का मतलब है कि कुछ पैसा गवर्नमेंट पे करेगा, तुमको उतने पैसे कम पे करने पड़ेंगे. सो अगर तुम सच में कोई एक अच्छा बिजनेस कर रहे हो गवर्नमेंट के नजर से, जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, जो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है, तो गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करता है टू परचेज रॉ मटेरियल, टूल्स एक्सेट्रा. तुमको उतने सस्ते में मिलते हैं. एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा सब्सिडी होती है, पेस्टिसाइड्स वगैरह पे, फॉर ऑब्वियस रीजंस, फार्मर्स के लिए. जो प्राइस होनी चाहिए उससे कम प्राइस में तुमको मिल जाएगी, तो सर वो प्रोड्यूसर का तो नुकसान हो जाएगा, जो रॉ मटेरियल बनाना नहीं उसको गवर्नमेंट पे करे. तो एलपीजी हमको अवेलेबल होता है, उसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट उस भारत गैस को प्रोवाइड कर लेता है और कुछ पैसे हम पे करते हैं. क्यों? बिकॉज दैट इज अ वेरी एसेंशियल थिंग. सूनर और लेटर रिप्लेस हो जाएगी किसी अच्छे रिन्यूएबल एनर्जी से, लेट्स होप. कुछ लोगों ने वो सब्सिडी क्विट की, कुछ लोगों ने नहीं की. उसके ऊपर तो वो हमारा टॉपिक नहीं है. एक एक करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करते हैं. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, main responsibility, payment of taxes. So government has imposed various taxes like sales tax, income tax, wealth tax. कौन से जमाने में जी रहे नहीं पता बोर्ड, नया सिलेबस से फिर भी उन्होंने वेल्थ टैक्स डाल दिया. वेल्थ टैक्स निकल चुका है, वेल्थ टैक्स अभी सिलेबस में नहीं है. सिलेबस में नहीं है, नहीं सॉरी, है ही नहीं. वेल्थ टैक्स है ही नहीं, निकाल दिया वेल्थ टैक्स गवर्नमेंट ने. कब का? वेल्थ टैक्स एक्ट नाम का एक्ट था 1957 में. उसको समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. पता चलेगा कि गवर्नमेंट कितना तक, कितने हद तक लूट सकती है. अगर तुम्हारे पास कोई खाली असेट है, खाली असेट मतलब तुम उसको यूज नहीं कर रहे हो, to discourage you from not using that property, government imposes tax on that property. Suppose तुम्हारी कुछ जमीन है गांव में, तुम्हारी मोटर कार, तुम्हारे घर की ज्वेलरी, सारी चीजें एसेट्स, अनप्रोडक्टिव एसेट्स,
अनप्रोडक्टिव मतलब तुम उसको इनकम जनरेट नहीं कर रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो तो बात ही अलग है। पर्सनल जो भी एसेट्स है उनका पूरा वेल्थ का वैल्यूएशन होगा। 30 लाख तक की वेल्थ है तो नो टैक्स। जिस घर में रह रहे हो वो उस हाउस प्रॉपर्टी उस वेल्थ में नहीं आता, मतलब तुम जिस घर में रह रहे हो उसमें कोई सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन तुमने कैसे खाली फ्लैट रखा है, ना रेंट पे दिया है ना तुम खुद यूज कर रहे हो, उसका वैल्यूएशन होगा। और ऐसे वैल्यूएशन का अगर मतलब ये असेट्स वेल्थ का वैल्यूएशन 30 लाख के ऊपर जा रहा है तो 1% टैक्स, 1% टैक्स भरना पड़ेगा। ये रूल था, ये एक्ट था, लेकिन ये निकल गया क्योंकि ये बहुत अनजस्ट था। तो और इसका लॉजिक, ऑब्जेक्टिव, मोटिव अच्छा था, मोटिव बुरा नहीं था ऐसे बोलना चाहिए कि अगर दैट इज टू डिस्करेज पीपल कि तुम ऐसी प्रॉपर्टी मत रखो। तो आई पर्सनली सपोर्ट एक्चुअली, क्योंकि क्या है ना, तुम खाली फ्लैट नहीं रख सकते, तुम किसी को लेट आउट कर दो या तुम वो प्रॉपर्टी बेच दो। ऐसे ही रखने का क्या लॉजिक है? उस प्रॉपर्टी को अगर तुम असेट्स को ऐसे ही रख रहे हो आइडल, सो तुम इकोनॉमी को इनडायरेक्टली डैमेज कर रहे हो। अगर तुम घर पे गोल्ड रख रहे हो, ऑर्नामेंट्स वगैरह ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है ऑब्वियसली, लेकिन तुमने अननेसेसरी गोल्ड जमा करके रखा है जो तुम कभी यूज नहीं करोगे, तो तुम इकोनॉमी के अगेंस्ट बिहेव कर रहे हो, क्योंकि ना उसका फायदा तुम उठाओगे ना उसका फायदा इकोनॉमी को होगा। और आजकल बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गोल्ड टेम्पल्स में पड़ा है, वो गोल्ड भी सरकार के काम आना चाहिए, देश के काम आना चाहिए, बराबर है, बराबर है। या तो तुम सीधा बेच दो, सरकार खरीद लेगी, वो भी ठीक है, लेकिन तुम ऐसे ही रखोगे, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ऐसा गवर्नमेंट को लगता था, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कि वो सही था, लेकिन कुछ लोगों को, बहुत लोगों को उससे प्रॉब्लम थी। तो अगर लोग नाराज है तो फिर गवर्नमेंट कब तक रहे, इसलिए वेल्थ टैक्स निकाल दिया है। तो वेल्थ टैक्स पेपर में लिखोगे तो रॉन्ग नहीं देंगे, बट मैं बोल रहा हूँ कि सेल्स टैक्स भी निकाल दिया है। सेल्स टैक्स की जगह पे जीएसटी आ गया, तुम सब जानते हो, सब जानते हो कि जीएसटी होता क्या है वगैरह बेसिक्स। तो राइट, जीएसटी इंस्टेड ऑफ सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स तो अभी भी है ऑब्वियसली। You can write custom duty. What is custom duty, sir? Import duty, import tax. ये हमने किया था bonded and duty paid warehouse. Business units should pay these taxes from time to time. भाई ईमानदारी से सब ये टैक्स पे करते रहो। It would be difficult for government to undertake development projects without availability of funds. गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तभी तो वो टैक्स ले रहा है। तो बिजनेस का ड्यूटी है कि वो टैक्स टाइम टू टाइम जमा करे। यहाँ पे एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं टू मेक आवर आंसर मोर प्रोफेशनल। टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तुमको पता है, मेरे हिसाब से तो तुमको पता है, नहीं तो इकोनॉमिक्स में हो जाएगा। फिर भी मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, तुम बोलोगे सर को नहीं आता। नहीं, ये बात नहीं। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। मेरा इनकम, मैं टैक्स भरूंगा, मेरी वेल्थ, मैं टैक्स भरूंगा डायरेक्ट टैक्स से। किसी और का इनकम और मैं टैक्स बेयर करूंगा इनडायरेक्ट टैक्स से। फॉर एग्जांपल जीएसटी, बिजनेसमैन जीएसटी भरते हैं गवर्नमेंट के पास, सेल्स टैक्स भी पहले वैसा ही था, बिजनेसमैन भरते हैं, लेकिन अल्टीमेट बर्डन कौन बेयर करेगा? कंज्यूमर, बिकॉज वो प्राइस में ऐड करके दे देते हैं, बिकॉज वो प्राइस में ऐड कर देते हैं। सो अल्टीमेट बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी बोर्न बाय द कंज्यूमर। उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलो। ये गलत सही की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर, दोनों अपने अपने हिसाब से सही है। डायरेक्ट टैक्स भी सही है अपने हिसाब से, इनडायरेक्ट टैक्स भी सही है। लिकर वगैरह पे, कमोडिटीज पे तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स रखा है, वो अच्छा ही है, रखना ही चाहिए। कंज्यूमर्स पे ही ज्यादा से ज्यादा बर्डन डालना चाहिए। मत खरीदो, मत खरीदो। अगर तुमको लगता है कि टैक्स ज्यादा है तो बेटर, मतलब अच्छा है, उल्टा मत खरीदो उसको। तो उल्टा उसके ऊपर जितना टैक्स लगा सके उतना लगाना चाहिए गवर्नमेंट ने, और वो लगा भी नहीं है। अच्छा खासा टैक्स लिकर अल्कोहल प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, सिगरेट्स के ऊपर भी बहुत बहुत बड़ा टैक्स होता है, और इसीलिए गवर्नमेंट बैन नहीं करती। गुजरात या और कुछ स्टेट्स एक्सेप्शन है,
क्योंकि गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि इतना सारा रेवेन्यू लॉस हो। उसके पीछे इकोनॉमिक्स है। अगर तुमको याद होगा तो लॉकडाउन में अचानक उन्होंने लिकर शॉप्स ओपन किए थे और बहुत बेचारे कुछ भले लोग, देशभक्त, एक इंडियन इकोनॉमी बचाने के लिए लिकर के दुकान के यहाँ पे लाइन लगाना स्टार्ट कर दिए थे। जोक सपाट, इनकी वजह से राजस्थान में 1 या 2 दिन में कुछ 50 करोड़ का टैक्स, 50 करोड़ का अर्निंग्स कलेक्ट किया गया। स्टेट ऑफ राजस्थान की बात, पंजाब वगैरह बात अलग है। पंजाब में ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ये तुमको बताने की जरूरत नहीं। 50 करोड़ का कलेक्शन हुआ, ये ऑफिशियल है, यू कैन चेक, क्रॉस चेक, कहीं न्यूज में वगैरह मिल जाएगा। कितना सारा टैक्स गवर्नमेंट को बहुत कम स्पैन में मिला होगा, विच इज अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोग अचानक लाइन लगाने लग गए और बहुत सारे लोगों ने अल्कोहल परचेस कर लिया, लेकर परचेस कर लिया, और अचानक गवर्नमेंट को जो बहुत ज्यादा इकोनॉमी डाउन था, एटलीस्ट कुछ तो रिलीफ मिला कि अचानक कुछ दिनों में, बहुत कम टाइम में इतना ज्यादा टैक्स आ गया। फिर उसके ऊपर कुछ क्रिटिसाइज करेंगे लोग, उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट नहीं कर पाई क्योंकि वहां पे वैसे भी लिकर बैन है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट और बहुत सारे गवर्नमेंट्स को एटलीस्ट अप टू सर्टेन एक्सटेंट रिलीफ मिला इकोनॉमिक लॉस से। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। Business units should pay these taxes from time to time. It would be difficult for government to undertake development projects without availability of funds. Government को पैसा चाहिए, वो टैक्स से आएगा, वो टैक्स बिजनेसमैन देंगे। ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस टैक्स पे करते हैं, इंडिविजुअल्स भी करते हैं इनकम टैक्स पे। अच्छा, यू कैन राइट कॉर्पोरेट टैक्स ऑल्सो, हाँ, वही इनकम टैक्स ही, लेकिन कंपनीज भरेगी तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोल सकते हैं। तो सर एक बार फिर से बोलते हो, देखो टैक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, डीटी एंड आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन से एग्जांपल होंगे सर? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी। इनडायरेक्टली बर्डन किसी और से लिया जाता है। देखो ऐसा है कि बिजनेस ही जीएसटी भरेगा गवर्नमेंट को, लेकिन उसका पैसा कंज्यूमर से वसूल करेगा, तो वो इनडायरेक्टली कंज्यूमर बेयर करेगा, इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और अगर मैं इनकम कमाऊं और मैं ही टैक्स भरूं, मैं किसी से वसूल ना करूं, तो वो डायरेक्ट टैक्स है, सीधा टैक्स। तो इंडिया में तो दोनों टाइप के टैक्स है, और इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर इन द एंटायर वर्ल्ड। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इतने ज्यादा नंबर ऑफ टैक्सेस और किधर भी नहीं है, सिर्फ इंडिया में। नंबर ऑफ टैक्सेस और कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है इंडिया में, और किधर नहीं है, और किसी भी कंट्री में नहीं है इतने टैक्सेस। कम होने चाहिए, लेकिन कब होंगे पता नहीं। डिमोनेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द मोटिव्स ये था कि टैक्सेस कम हो, हमको तो कभी तक दिखे नहीं, कब होंगे पता नहीं, लेट्स सी, जल्दी हो जाए। डिमोनेटाइजेशन का वन ऑफ द प्राइम मोटिव्स इज टू रिड्यूस द टैक्सेस। टैक्स सिस्टम ही कम कर देंगे, या तो नहीं है। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट जो रूल्स बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा, उसको बिजनेसेस ने फॉलो करना चाहिए। सो एक तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रूल्स फॉलो करे, मॉरल कि कुछ अच्छा काम करे, प्लस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर तुम नहीं करोगे तो यू विल बी पनिश्ड। फर्स्ट टाइम पे थोड़ा टेक्निकल वर्ड तुमको मिलेगा, रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर बिजनेस शुड बी फुल्ली कंप्लाइड विद। व्हाट इज कंप्लाइड? कंप्लाइड विद का मतलब ये कि रूल फॉलो करना। तो वो वर्ड अच्छे से याद रखना, पेपर में वो वर्ड आना चाहिए, फॉलो वगैरह नहीं। द बिजनेस, और मैं तो बोलूंगा कि हेडिंग में भी कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दो। ऑब्जर्विंग से ज्यादा अच्छा वर्ड है कंप्लायंस, कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। द बिजनेस शुड फॉलो द लॉज एंड रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग लाइसेंस। तो वहां पे भी गवर्नमेंट पैसा कमाएगी, लाइसेंस लेना है तो। द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस के उसके ऊपर रूल्स रहेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस फिक्सेशन के ऊपर गवर्नमेंट रूल्स लगा सकती है, बिल्कुल। पेट्रोल के प्रोडक्ट्स वगैरह उसके ऊपर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वही प्राइस रहेगी। एंड प्रोडक्शन एटसेट्रा, दे शुड कंडक्ट बिजनेस इन लॉफुल मैनर। इन शॉर्ट इट इज वेरी सिंपल, गवर्नमेंट जो लॉ रूल्स फ्रेम करेगा, बिजनेसेस को वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे।
तो फर्स्ट पॉइंट क्या किया सर, टैक्सेस भरने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या किया सर, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है, कंप्लाई करने हैं। ओके, बहुत सारे लॉज है, तुम लॉज के एग्जांपल्स लिख सकते हो। लाइक मैंने, अगर तुमको याद होगा तो लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि एम्प्लॉइज के रिलेटेड लॉज है, एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट, वो भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि वो भी तो लॉ ही है। उसका मीनिंग यहाँ पे उसका उसका लिख सकते हो वही पार्ट। कंपनीज एक्ट लिख सकते हो बिल्कुल, जो तुमको FYGC में था, अगर तुमको याद होगा, इंडियन कंपनीज एक्ट, वो लिख सकते हो। ओके, तो ये सब लिख देना, मतलब कंपनीज एक्ट एटलीस्ट लिख देना। वो ऑब्वियसली कंपनीज को अप्लाई होगा, लेकिन वो यहाँ पे लिख दोगे तो आंसर एक अलग लेवल पे जाएगा। हमको आंसर को पॉलिश करना है, वर्ड टू वर्ड बाहर करने से अच्छा हमको एक आंसर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो ये जहां पे हमको चांस मिलेगा टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, द पेपर चेकर, हमको वो कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे यू शुड राइट एग्जाम्पल्स लाइक इंडियन कंपनीज एक्ट, लॉ का एग्जाम्पल हो गया। एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट, जो मैंने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था कि अगर किसी वर्कर को डैमेज हो जाए तो कॉम्पेंसेशन भरना पड़ेगा, ये भी तो रूल्स है, फॉलो करने पड़ेंगे। एंड मेनी अदर रूल्स। बट इफ यू राइट इंडियन कंपनीज एक्ट, पेपर चेकर खुश हो जाएगा कि इसको FYGC का याद है। प्लस जो SP स्टूडेंट्स है उनको तो वैसे भी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 कितनी बार आ जाता है FYGC में। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई जिन्होंने मैथ्स लिया है उनको भी FYGC में इंडियन कंपनीज एक्ट आ चुका है। तो अगर ये लिखोगे तो भाई आंसर एक अलग लेवल पे जा सकता है। थर्ड पॉइंट, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट इज अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी चाहिए टू इंपोर्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल थिंग्स लाइक मेडिसिन, लाइक ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हमको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो वी नीड फॉरेन एक्सचेंज फॉर दैट। तो बिजनेसेस ने कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे। जितना एक्सपोर्ट करोगे उतना फॉरेन करेंसी गवर्नमेंट को मिलेगा, तो उतना गवर्नमेंट इजीली इंपोर्ट कर सकती है। गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सपेक्ट्स फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट दे विल अर्न foreign exchanges by exporting goods. The government requires foreign exchange for importing various goods, valuable and important products, medicines वगैरह। ओके, सो ये हो गया अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, मेट्रो वगैरह हो रही है, उसके ऊपर सारा सामान थोड़ी इंडिया में बनेगा, कुछ पार्ट तो इंडिया के बाहर से मंगवाएंगे। तो ये सबके लिए फॉरेन करेंसी चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। So 3 points are over. 4th point, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिजनेस ने ये सब कुछ काम बिजनेस से करवा रहे गवर्नमेंट, हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, गवर्नमेंट सेट्स द टारगेट फॉर बैलेंस एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड नेसेसरी कोऑपरेशन। गवर्नमेंट का एम होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिजनेस ने कोशिश करनी चाहिए कि वो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करे टू द गवर्नमेंट। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का एक मॉरल ड्यूटी है, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करो। अभी देखो ना, अभी लॉकडाउन में भी यही कर रहा है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं, लेकिन बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, और कर ही रहे, अच्छा है। कुछ लोग जान पे खेल के, या जान पे खेल के नहीं बोल सकते, लेकिन बिजनेसेस कर रहे, प्रोडक्शन कर रहे, लॉकडाउन में भी कर रहे थे ताकि इकोनॉमी कोलैप्स ना हो। जिनको गवर्नमेंट ने परमिशन दी है तो वो भी काम कर रहे हैं। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू provide necessary cooperation to the government in achieving the economic development. Point number 5, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लेके आते हैं, ये योजना, वो योजना, अटल पेंशन योजना, बहुत सारी योजनाएं लेके आता है। उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिजनेसेस की जरूरत पड़ सकती है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश करनी चाहिए कि इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करे। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स कोऑपरेशन एंड हेल्प फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर इन इम्प्लीमेंटिंग द सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। तो अभी तो स्कूल्स में भी, स्कूल्स वगैरह भी कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, वो भी तो एक तरीके से बिजनेस ही कर रहे हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट के पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करनी चाहिए। लेट्स सी गवर्नमेंट के एजुकेशन पॉलिसी को कितना
सपोर्ट मिलता है, बिकॉज झगड़ा तो हो रहा है और कैसे इम्प्लीमेंट होता है 20 साल के अंदर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने वाले। डोंट एक्सपेक्ट कि तुमको कुछ उसका फायदा हो, तुमको तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, तुम्हारे बेटों को बेटियों को फायदा हो सकता है डेफिनेटली, 2-3 साल के बाद थोड़ा 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 इफेक्ट होगा, बट तुम तक वो कोई पॉजिटिव उसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। नेगेटिव जरूर पड़ेगा, पड़ सकता है। कुछ साल छोटे बच्चे तुमसे काफी स्मार्ट हो सकते हैं अगर तुम सीरियसली नहीं लोगे गवर्नमेंट के पॉलिसीज को। सी द फ्यूचर, सी द फ्यूचर, आई रिपीट, प्रेडिक्ट द फ्यूचर कि कल क्या होने वाला है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। ज्यादा फोकस्ड सिलेबस हो रहा है, ज्यादा प्रैक्टिकल सिलेबस बनने वाला है। अगर तुम इस क्राउड में टिके नहीं रह सकते तो यू विल बी किक्ड अवे, तुम आउटडेटेड गिने जाओगे, करियर में भी और लाइफ में भी। सो जो चल रहा है चेंजेस, उसके अकॉर्डिंगली खुद को ढालना सीखो, ज्यादा प्रैक्टिकल बनो। ये तो होता ही रहेगा, ये तो हमको करना ही है, एजुकेशन कंप्लीट करना ही है ये एकेडमिक्स, बट साइमल्टेनियसली, और ये तो फैक्ट है, मैं तो कितने साल से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि ये सिलेबस जो हम लोग कर रहे हैं वो बहुत आउटडेटेड है, सिस्टम ही आउटडेटेड है, कंटेंट नहीं, कंटेंट तो है ही आउटडेटेड अच्छा खासा, और सिस्टम भी आउटडेटेड है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आउट ऑफ द सिलेबस भी कुछ लर्न करें। तो वो भाई काम बढ़ा रहा है तुम लोग का। जाओ भाई, इंटरनेट अवेलेबल है, वहां पे जितना हो सके उतना सीखो। यूट्यूब है, फ्री में इंफॉर्मेशन कंटेंट अवेलेबल है, मैक्सिमम कंटेंट जो अवेलेबल है, प्लीज गो थ्रू द कंटेंट। क्या कर सकते हैं सर, शेयर मार्केट क्या है समझ लो। तुम कोई भी करोगे एक्टिविटी, तुम आगे यही चाहोगे कि पैसा बढ़ाना है, तो पैसा बढ़ाना है तो शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट के ऊपर फ्री वेबिनार्स वगैरह जो भी है देख लो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जितना कुछ तुमको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, टाइम अवेलेबल है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। हम बाद में सीख लेंगे ऐसे नहीं होता, इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो जितना जल्दी सीखना स्टार्ट करो उतना अच्छा है। शायद कुछ लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत सीख रहे होंगे, जिनके घर पे डैड यूजुअली शेयर मार्केट में डील करते हैं, उनसे एटलीस्ट नॉलेज ले लो, पैसे मत मांगो। मैं तुमको पैसे इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि सीखो कि क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, वो नई नई आइडियाज देखो। कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड ब्रेन ओपन, थॉट्स ओपन रखो। तो जितना अपने आप को खुला रखोगे उतना फायदा होगा। विशेष जनहित में जारी, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट सेट्स, ओके, तो सॉरी, 5th पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी 5th पॉइंट भी हो गया था, माय मिस्टेक। 6th पॉइंट सजेशंस टू गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगा, से फॉर एग्जांपल अगेन इकोनॉमिक पॉलिसीज, कोशिश करनी चाहिए बिजनेसेस को जिनके पास एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, गवर्नमेंट को हेल्प करे एडवाइसेस में, क्योंकि ये लेते हैं गवर्नमेंट टेक द सजेशंस ऑफ फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड बिजनेसमैन लाइक रतन टाटा और नंदन नीलकेनी, इन्फोसिस के हेड थे, अभी वो गवर्नमेंट के साथ ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। अजीम प्रेमजी, हेड ऑफ विप्रो, अंबानी, इनकी हेल्प लेते हैं, बिकॉज विदाउट देयर हेल्प गवर्नमेंट को खुद की अकल तो कुछ होती नहीं है ज्यादा। तो अगर इकोनॉमी रिलेटेड पॉलिसीज है तो ऑब्वियसली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कंसल्ट करके ही पॉलिसीज ली जाती है। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बिजनेसमैन टू provide necessary cooperations to give necessary suggestions to the government in framing the policies, like industrial policy, like import export policy, ये तो directly business related है, like licensing policy, etc. Such suggestions are helpful for framing organization friendly policies. भाई ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड पॉलिसीज बना रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड पॉलिसीज बना रहे हैं, तो बिजनेसमैन को तो कंसल्ट करना चाहिए बराबर, और बिजनेसमैन ने भी सजेशंस देने चाहिए। 7 पॉइंट नो फेवर्स, भाई ब्राइब वगैरह मत दो, रिश्वत मत दो। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक एनी फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाय ब्राइबिंग और इन्फ्लुएंसिंग देम। सिंपल सी बात है, करप्शन मत करो। सब कहने की बात है, एक्चुअली होता है, बिल्कुल होता है, कोई भी गवर्नमेंट हो होता है।
इसका बीजेपी या कांग्रेस पर्टिकुलरली कुछ लेना देना नहीं है, कम या ज्यादा मात्रा में होता ही है। और एकदम सिंपली समझे, तुमने भी शायद नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट चेंज होती है, वैसे कुछ बिजनेसेस का फायदा होता है, कुछ बिजनेसेस का नुकसान होता है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है कि कुछ बिजनेसेस कुछ ज्यादा ही ऊंचाई छू रहे बीजेपी आने के बाद, कुछ बिजनेसेस का हालत डाउन है। अगर ऐसा होने के चांसेस कम है, लेकिन अगर डियर राहुल गांधी जी की, रिस्पेक्टेड राहुल गांधी जी की कांग्रेस आ जाती है सपोज नेक्स्ट टर्म में, तो तुम देखोगे कि जो अभी बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं एट अ वेरी वेरी फास्ट रेट, उनका बिजनेस ऐसे नहीं कि रास्ते पे आ जाएंगे, ना ना ना, लेकिन उनका ग्रोथ खत्म हो जाएगा। वो प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा भी, लेकिन एक बहुत स्लो रेट पे बढ़ेगा। जो बीजेपी के कार्यकाल में बढ़ा है, वो कांग्रेस के कार्यकाल में उन बिजनेसमैन का नहीं बढ़ेगा। कुछ अलग बिजनेसेस उस वक्त ग्रो करेंगे, ये फैक्ट है। ऐसा क्यों होता है समझना बहुत सिंपल है, कुछ मूवीज में भी वगैरह दिखाया था। इतनी सिंपल चीज है कि गवर्नमेंट को, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन जीतना है, तो इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन कैंपेन्स के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। तो उसके लिए पार्टी के पास फंड्स चाहिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, उसके पास फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए। कॉर्पोरेट से फंडिंग करते हैं इलेक्शन कैंपेन्स में। अगर वो पैसा लगा रहे, बिजनेसमैन है यार, अगर वो पैसा लगा रहे तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेगा कि जब वो पार्टी जीत के आ जाए तो उसको हेल्प करे। सो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में पैसा दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को। और अभी तो तुमको ये बात बता देता हूं मैं, पहले ऐसा था कि जो बड़ी कंपनीज है, ये सुनना जरूरी है, सुनो, उनको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के ऊपर लिमिट था। मतलब तुम पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर लिमिट था, 2.5%, 3% वगैरह। 2017 में, पुरानी बात नहीं है, 2017 में फाइनेंस एक्ट नाम का एक्ट आ गया, और उसके अंडर सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। मतलब कितना भी डोनेट कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज को, डोनेट, रिश्वत थोड़ी देंगे, अलाउ करेंगे, लेकिन तुम नाम कोई भी दो, डोनेशन के नाम से दिखा देंगे, और फिर बाद में, बात समझ रहे हो तुम लोग, पॉलिटिकल पार्टीज को, गवर्नमेंट को नहीं। सर ये क्या फर्क है? बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। हम बात कर रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस, ये पॉलिटिकल पार्टीज को। बीजेपी की सरकार है, बात अलग है, लेकिन सरकार को जब तुम डोनेट करते हो तो सरकारी खजाने में जाता है और वहीं पे रहेगा, और वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूटिलाइज होगा। अगर तुम बीजेपी को डोनेट करोगे तो बीजेपी के पर्पस के लिए यूटिलाइज होगा। दोनों चीजें सेम होना जरूरी नहीं है, दोनों में फर्क है। बीजेपी को डोनेट करना इसका मतलब सरकार को डोनेट करना, ये बात नहीं है। कांग्रेस को जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस को डोनेट करना मतलब सरकार को डोनेट करना जरूरी नहीं है। वो लोग ऐसे बोल रहे कि पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ लिमिटेशंस थे, कांग्रेस के पीरियड में थे, बीजेपी के पीरियड में भी थे, लेकिन क्या पता उनका अभी क्या स्ट्रेटेजी चल रहा है, ये शायद हमको पता है, तुम भी गेस कर सकते हो। 2017 में, पुरानी बात नहीं है, पूरा पूरा मेजर चेंज कर दिया है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्लियर स्टेटमेंट है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी कंपनी जितना चाहिए इन्वेस्ट कर सकता, सॉरी कंट्रीब्यूट कर सकती है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही होगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जितना चाहिए करो। मैं भी ऑब्वियसली, मैं किधर कंट्रीब्यूट करूंगा रे? मैं वहीं पे कंट्रीब्यूट करूंगा जहां पे मुझे रिटर्न मिलने का चांस है। तो जो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी मेरा भला करेगी, और जो पॉलिटिकल पार्टी चुन के आएगी, वहीं पे मैं पैसा लगाऊंगा और उनके गुड बुक्स में आ जाऊंगा। तो यही बात है, लिमिटेशन हटा दिया है। गलत है, 100% गलत है, 100% गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिमिट रखने चाहिए। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ अगर पॉलिटिकल पार्टीज में जमा कर देंगे तो बाद में तो वो अनड्यू फेवर चाहेंगे बिजनेसेस पॉलिटिकल पार्टीज से, और देते हैं। तुमको क्या लगता है, इतने साल फ्री में इंटरनेट,
और फ्री में सब्सक्रिप्शन देना कैसे परवड़ेगा एक कंपनी को विदाउट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट? इम्पॉसिबल है। वैसे भी इतने चीप रेट पे दे रहे हैं। इंटरनेट सबसे सस्ता वैसे भी इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड से सबसे ज्यादा सस्ता इंटरनेट इंडिया में है। उसमें तुमको फ्री में मिल रहा है। कितना मतलब ऑलरेडी बर्डन है, ऑलरेडी कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे भी एयरटेल वगैरह। उसमें से अगर एक कंपनी आती है जो नई कंपनी है, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने पिछले किसी टाइम में बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है, इंडिपेंडेंट अगर देखे तुम उस कंपनी का, और वो अचानक फ्री में दे देती है इतने महीने के लिए, कुछ मंथ्स के लिए मैं समझ सकते 2-3 महीने के लिए, लगभग 1 साल और उससे ज्यादा भी दे रहे थे, उससे ज्यादा भी दे रहे थे। वो तो गवर्नमेंट ने बैन करवा दिया। क्यों ऐसा क्यों करेंगे सर? उनको प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं है, तो दिस इज टू डिस्करेज द कंपटीशन। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर मैं फ्री में गुड्स बांटता हूं तो मेरे राइवल्स, क्योंकि मुझे परवड़ता है क्योंकि मेरे बाकी भी बिजनेसेस है, तो मेरे पास काफी पैसा है कि मैं लोगों को फ्री में दे सकूं कुछ पीरियड के लिए। अभी इसके बाद क्या होगा? अगर मैं फ्री में दूंगा तो ऑब्वियसली सब लोग मेरा खरीदेंगे, तो मतलब बाकी मेरे कॉम्पिटिटर्स का माल नहीं खरीदेंगे, सिंपल सी बात है। तो वो तो लुट जाएंगे और फिर बाद में मैं शहंशाह बन जाऊंगा मार्केट का। उसको मार्केट तोड़ना बोलते हैं। फिर भी एकदम सस्ते में बेचूंगा और पूरा खत्म हो जाएगा मार्केट और मैं ही अकेला बचूंगा राजा। तो फिर भाई मैं जो बोलूंगा वो प्राइस कंज्यूमर देगा ही देगा। ऐसा होता है सर, बिल्कुल होता है। उसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट है, कॉम्पिटिशन एक्ट। रिलायंस के ऊपर इसी ने बैन लगवाया था, ये स्कीम्स के ऊपर, जियो के ऊपर। ये फैक्ट है, इसलिए मैंने अभी नाम ले लिया। एयरटेल वगैरह गए थे कोर्ट में, कोर्ट नहीं बोल सकते उसको, एक बॉडी है कॉल्ड सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो नजर रखती है। और उन्होंने सारे आगे के स्कीम्स बैन करवा दी कि अभी फ्री में नहीं दे सकते तुम लोग। अभी जितना दिया है उतना ठीक है, अभी जितना दिया है उतना ठीक है। क्यों सर, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम फ्री में दे रहे हैं, हम देशभक्त है, हम हमारे देशवासियों को फ्री में दे रहे सर्विसेज। अरे भाई तुम दे रहे हो, लेकिन हमको पता है कि क्यों दे रहे हो, ताकि कंपटीशन खत्म कर सको। हम नहीं चलने देंगे। हम दूर की सोचते हैं, हम नजदीक की नहीं सोचते। हमको पता है कि दूर दूर में तुम क्या कर सकते हो। नहीं, हमको कॉम्पिटिटर्स चाहिए, हमको कंपटीशन चाहिए। हर एक सेक्टर में कंपटीशन चाहिए। जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, हर हर सेक्टर में हमको कंपटीशन चाहिए। तो इसीलिए भाई अभी कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में, रिलायंस एंड एयरटेल। हालांकि बहुत लोग यही समझते कि रिलायंस आगे जाएगा, ठीक है जाने दो, नो प्रॉब्लम। हमको रिलायंस के अगेंस्ट थोड़ी है, तुम जाओ भाई, लेकिन लेकिन फेयर प्रैक्टिस से जाओ, अनफेयर काम मत करो। और बात इतनी सिंपल है, अगर रिलायंस जियो अपना स्टेक मार्क जकरबर्ग को बेचता है, फेसबुक इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब रिलायंस को पैसे की जरूरत है। गूगल को बेचता है, इसका मतलब रिलायंस को पैसे की जरूरत है। तो पैसे की जरूरत थी तो पहले फ्री में क्यों दिया? पैसे जिसके पास बहुत ज्यादा हो वो फ्री में देता है। पेट्रोलियम का कुछ स्टेक अरामको नाम की एक सऊदी अरेबियन कंट्री है, सॉरी कंपनी है, उसको रिलायंस बेच रहा है अपना स्टेक पेट्रोलियम का, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स का स्टेक। इसका मतलब रिलायंस के पास इतना कैश नहीं है, इतनी कैश है ही नहीं। तो फिर रिलायंस इतना फ्री में क्यों दे रहा था, इसके बारे में सोचो भाई। मैंने खुद ने बेनिफिट लिया है, अगर हमको फायदा मिल रहा है तो हम लेना चाहिए। दूसरी बात, इट्स एन एरा। रिलायंस जियो के इंट्रोडक्शन के पहले और बाद में टेलीकॉम रेवोल्यूशन हुआ है। इतना ज्यादा डेटा का यूसेज इसके पहले कभी नहीं होता था जियो आने से पहले। तो जियो ने तुमको आदत डाल दी है फ्री के इंटरनेट की। आज भी पर डे तुमको इतना सारा 1.5 GB वगैरह डेटा मिलता है। अभी वो कम पड़ता है, लेकिन पहले वो ज्यादा था। तुमको आदत डाल दी है, लत लग गई है तुमको। ये एक और ऑब्जेक्टिव था, एक और मोटिव था कि रिलायंस फ्री में डेटा लेके आ गए ताकि तुमको आदत बन जाए। ये भी गलत है। कुछ हिंदी पिक्चर्स में हम लोग पहले देखते थे कि फ्री में ड्रग्स वगैरह बेचना या दारू वगैरह ऐसे गलत चीजें बेचना, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ लेकिन समझने की बात है। पहले उनको आदत डाल दो और फिर तुम जो बोलोगे वो प्राइस के ऊपर वो खरीदने के लिए तैयार है। कॉमन फैक्टर इसमें लत है। उसकी भी लत लग जाती है, इसकी भी लत लग जाती है इंटरनेट की।
तो भाई बहुत सोच समझ के यूज करो, डोंट फॉल बिफोर देयर प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस, किसी चीज की लत लगने मत दो। ओके, विशेष जनहित में जारी। अगेन मुझे आदत रहती है यहाँ वहाँ की बात करने की, तुम इन चीजों के बारे में सोचो, ऐसा मुझे लगता है। किसी को लग सकता है कि ये क्या फालतू की बात है, उनके लिए हो सकता है, लेकिन सिंपली इग्नोर दिस डिस्कशन। नो फेवर्स, तो फेवर्स नहीं करने चाहिए गवर्नमेंट को किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने बाय गिविंग ब्राइब्स एटसेट्रा। ओके, ब्राइब्स बोला है उन्होंने, डोनेशन नहीं, डोनेशन तो बिंदास कर सकते हो। 8 पॉइंट, कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, जितना हो सके उतना। ये अलग है, वो पॉलिटिकल पार्टीज था, वहां पे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी उनको पैसा खिलाओ और पॉलिटिकल पार्टीज को भी अनड्यू फेवर मत करो, लेकिन 8 पॉइंट में गवर्नमेंट ट्रेजरी, सरकारी खजाने में पैसे जाने चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। फ्लड्स, अर्थक्वेक्स सेकंड लाइन पे देखोगे, बहुत सारे और भी नेचुरल कैलेमिटीज है, पैंडेमिक सिचुएशन है लॉकडाउन का, गवर्नमेंट ने, अभी तुम पेपर में लिख सकते हो बात। तो बिजनेसेस ने जितना हो सके उतना डोनेट करना चाहिए इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। प्राइम मिनिस्टर जी ने भी किया था, तुमको सबको अपील किया था कि पीएम केयर्स फंड में पैसा जमा कर दो, जितना हो सके उतना अपनी इच्छा से डोनेट करो। अच्छी बात है भाई, बहुत लोगों ने किया होगा, कोई कंपल्सन तो नहीं था। 100 रुपए तो 100 रुपए एटलीस्ट पर पर्सन जाएगा तो इतना सारा, और बहुत ज्यादा पीएम केयर्स फंड में पैसा जमा हुआ, फैंटास्टिक। बिजनेसमैन ने भी बहुत ज्यादा पैसा लगाया। इमरजेंसीज एंड नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और लॉकडाउन या पैंडेमिक सिचुएशन, ये जरूर लिखना। सो दीज आर द 8 पॉइंट्स that those points that show responsibilities of a business towards the government. Last question, responsibility towards community or society or public in general. ये क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट अभी तो वैसे भी कुछ पार्ट कट हुआ है, तो ये कर लेते हैं। इन जनरल बिजनेसेस के, इन जनरल सोसाइटीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बस वो आज खत्म करेंगे, फिर बात नेक्स्ट लेक्चर पे आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत बोला है कि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डैमेज होता है, बहुत ज्यादा डैमेज होता है। केरला की एक कंपनी, फार्मिंग कंपनी, पेस्टिसाइड्स कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, I don't remember the name. You can watch that, or you can see that in Satyameva Jayat's organic farming का episode. Organic. That is a very eye-opening episode. You must watch. तुमको पता चलना चाहिए कि जो, और वो 8-10 साल पुराना एपिसोड है, और उससे ज्यादा भयंकर कंडीशन अब हो सकती है, पूरी होगी। पेस्टिसाइड्स उन्होंने एक बहुत बड़े सेक्टर में, फॉरेस्ट में पेस्टिसाइड्स का वाया एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर, पता नहीं कैसे किया, कर रहे थे 20-25 साल तक, 10-20 साल उन्होंने कंटिन्यूसली किया। इतनी खराब कंडीशन हो गई कि वहां पे वेरी नेचर फ्रेंडली एरिया, वहां पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी, कोई पोल्यूशन नहीं था, बाकी कुछ नहीं था। बहुत बड़े स्केल पे मिसकैरेज होने लग गए, बच्चे जो पैदा होते थे वो मतलब जन्म से ही हैंडीकैप होने लग गए। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्प्रेडिंग ऑफ दैट स्प्रे जो गवर्नमेंट ने किया था फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मर्स। कंडीशन और खराब हो गई, कंडीशन और खराब हो गई। You can watch that in Satyameva Jayat's episode, which was a very good series. अभी भी YouTube पे फ्री में अवेलेबल है, सब कुछ देख सकते हो। एक डॉक्टर ने फाइट किया उसके अगेंस्ट, उसको पता चला कि इतने सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पेस्ट। इतना तो पता चल जाता है कि इतने लार्ज स्केल पे हो रहे हैं, कोई 2-4 कोइंसिडेंस नहीं होते। पहले इतनी अच्छी कंडीशन थी, साउथ में वैसे भी जंगल अच्छा है, फॉरेस्ट अच्छा है, नेचर बेस्ड फार्मिंग होती है केरला में, मतलब पोल्यूशन नहीं के बराबर है। फॉरेस्ट बेस्ड फार्मिंग है, पोल्यूशन कम होता है। राइस, शुगर केन वगैरह ये सब फार्मिंग होता है, वीट, ये सब अननेचुरल फार्मिंग है, इसको नेचर सपोर्ट नहीं करता, हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं आर्टिफिशियल। लेकिन जब नेचर फॉरेस्ट बेस्ड फार्मिंग होता है, मतलब फ्रूट्स वगैरह, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम होता है,
नहीं के बराबर, CO2 कम से कम निकलता है। और वहां पे अगर इतना ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, वो भी कुछ कुछ सालों में, 10-15 सालों में, इसके पहले कभी नहीं था। लाइफस्टाइल तो आज भी वही है लोगों की, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो पेस्टिसाइड्स वगैरह किया था। डॉक्टर ने और सारी कम्युनिटी ने, उस एरिया में जो जितने लोग रहते, उन्होंने फाइट भी करने की कोशिश की। तो डॉक्टर के ऊपर घर पे आदमी भेज दिए उसको मारने के लिए वगैरह। तो बहुत अच्छा हुआ कि वो जो गांव वाले थे लोकल, वो आ गए डॉक्टर को बचाने के लिए, और फिर वो बंदा बच गया। नहीं तो फिर भाई क्या कर सकते हैं, एक ही बंदा फाइट कर रहा था और उसके साथ बाकी लोग सब ज्वाइन कर लिए। कहना ये चाहता हूँ कि ये सब जो हो रहा है प्रोटेक्शन, मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये बहुत गलत है। यू कैन वॉच दैट, प्लीज वॉच सत्यमेव जयते एपिसोड, बहुत कुछ तुमको पता चलेगा। और वो 8-10 साल पुराना है वीडियो, फिर भी उसके बाद भी सीरियसली नहीं लिया गया, बिकॉज वी हैव अ वेरी शॉर्ट मेमोरी। हमारा ध्यान नॉन इश्यूज पे होता है। मैं बात नहीं करूंगा कल परसों क्या हुआ उसके ऊपर, वो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज अ पॉलिटिकल इवेंट, दैट इज अ पॉलिटिकल इवेंट, दैट इज अ पॉलिटिकल इवेंट। नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं थी इतने सारे पॉलिटिकल पर्संस को उसके ऊपर ज्यादा स्पीच देने की। दैट इज टू डिस्ट्रैक्ट, आई पर्सनली फील, तुम सोचो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है, दैट इज टू डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन फ्रॉम द कोर इश्यूज। और ये होता रहता है फ्रीक्वेंट बेसिस पे। बाद में IPL आएगा, सोच समझ के तुमको मेन इश्यूज से दूर रखा जाता है, विच इज वेरी बैड। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट टाइम्स। एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन इज ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड केमिकल प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स एटसेट्रा। इससे काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। जितना ज्यादा GDP बढ़ाने पे फोकस करोगे, जो गवर्नमेंट कर रही है, हर गवर्नमेंट करती है, उतना ज्यादा पोल्यूशन डैमेज होगा। ये मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ, योर ग्रोथ शुड बी ओवरऑल ग्रोथ। और GDP बढ़ने से सब लोग अमीर नहीं होते, सिर्फ कुछ ही लोग अमीर होते। मतलब ये भी नहीं है कि GDP बढ़ गया मतलब देश सफल हो गया, नहीं। दिस इज अ वेरी रॉन्ग मेजरमेंट, दिस इज अ वेरी रॉन्ग क्राइटेरिया टू डिसाइड। GDP बढ़ गया, GDP डाउन हो गया, बच्चा, छोटा सा बच्चा से, स्कूल का बच्चा भी बोलता है सर GDP का करें। व्हाट इज GDP? GDP is a very wrong measurement of measuring the country's success or development. बहुत गलत चीज है। एनीवे छोड़ो। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स टू मिनिमाइज पोल्यूशन। तुमको ये लिखना है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह कोशिश करनी चाहिए। और शायद मैंने तुमको बोला था, देयर इज अ मूवी कॉल्ड इरादा, हॉटस्टार पे और यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हो। रिवर्स बोरिंग टेक्निक से, रिवर्स बोरिंग टेक्निक मतलब जो खराब पानी यूज होता है, खराब पानी जो इंडस्ट्रीज में बन के मतलब यूज होता है, वेस्ट है, उसको प्रोसेस करना जरूरी है, उसको ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है, उसको साफ सुथरा बनाना जरूरी होता है। और वो ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा आता है, वो खर्चा बचाने के लिए वही पानी वो लोग जमीन के अंदर डाल देते हैं, उसको रिवर्स बोरिंग बोलते हैं। उससे काफी लोगों को कैंसर हुआ, बस उन इंडस्ट्रीज के वजह से कैंसर हुआ। और उसके ऊपर मूवी है, उसके ऊपर मूवी है बेस्ड, जैसे उड़ता पंजाब, वो समझ रहे हो, तुमको पता है क्या है, उसके ऊपर बेस्ड था, ड्रग्स वगैरह के ऊपर। वैसे ये मूवी रिवर्स बोरिंग के ऊपर है। ये फेमस नहीं हुआ मूवी फॉर ऑब्वियस रीजन, क्यों फेमस होगा, कोई काम की चीज है तो हम लोग वो इग्नोर करते हैं उसको। रिवर्स बोरिंग टेक्निक की वजह से कैंसर हुआ है, और कैंसर ट्रेन आज भी चलती है। पेस्टिसाइड एक रीजन है और रिवर्स बोरिंग दूसरा रीजन है। पेस्टिसाइड्स एक वन ऑफ द मेजर रीजंस, और दूसरा ये रिवर्स बोरिंग, पानी अंदर ढकेला जाता है। बहुत खराब पानी पंजाब में, दिल्ली में और मुंबई में भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा पानी नहीं है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, विच इज अ वेरी सीरियस थिंग, वेरी सीरियस थिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। ये अगर तुमको ये मैनेजमेंट में भी होने वाला है, कॉमन एक्सप्लेनेशन लिख दो, कोई जरूरत नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वैसे देखा जाए तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट में अलग टाइप के रिसोर्सेज हो जाएंगे, 5Ms, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, मेथड। यहाँ पे एनवायरमेंट के कंसिडर करके तुम रिसोर्सेज का एक्सप्लेनेशन दे दो। सो यू bifurcate resources into two categories, renewable and non renewable resources. What is renewable resources, sir? Renewable resources का मतलब है
जो रिन्यू हो सकते हैं, फ्यूल, वाटर, लैंड, फिर भी रिन्यूएबल रिसोर्सेस, सॉरी वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, अवेलेबल हो जाता है, बट फ्यूल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। बट वाटर जिस पेस पे रिन्यू हो सकता है उससे ज्यादा पेस पे हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, विच इज वेरी बैड। और जो फ्यूचर जनरेशन के लिए फ्यूल अवेलेबल होना चाहिए, हमने रखना चाहिए, वो हम लोग खुद ही एग्जॉस्ट कर रहे हैं, हम लोग खुद ही यूज कर रहे हैं। और हम लोग बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग कर्जा निकाल रहे इकोलॉजी से, समझो, नेचर से, मदर नेचर से। दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल डेट, एंड नो वन कंसर्न्स एक्सेप्ट फ्यू एनवायरमेंटलिस्ट, जिनकी बात कोई नहीं सुनता। दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल डेट। इकोनॉमिकल डेट हो जाता है रिपे, इकोलॉजिकल डेट रिपे होना इम्पॉसिबल है अनलेस एंड अनटिल हम लोग अपने लेवल पे सुधरे, इंडिविजुअल लेवल पे। गवर्नमेंट से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कहावत है, जैसी प्रजा वैसा राजा, तो जैसे लोग वैसी सरकार। तो हम लोग हर चीजों में सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग यंगस्टर्स, मैं तुमको अप्रोच करता हूँ, अपील करता हूँ, एक सजेशन है, हम्बल सजेशन, कि जितना हो सके उतना रिसोर्सेज को संभाल के यूज करो, पानी वगैरह सब कुछ। नहा के मत आओ, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जितना हो सके उतना कम यूज करो, तुम्हारे लिए भी फायदा है और फ्यूचर के लिए फायदा है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए और हमारे भी। मैं कौन सा बुढ़ा हो गया हूँ। रिजर्वेशन और ये सब रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करो, वेस्टेज कम करो, ये बात है। रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन, हाँ भाई, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक सोशली बैकवर्ड पीपल, SC ST वगैरह सुना होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, विमेन, चिल्ड्रन, इन लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा ये रिजर्वेशन चिल्ड्रन के लिए नहीं रख सकते, बट विमेन के लिए और ऑब्वियसली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी expected to reserve certain positions in their establishment for economically weaker sections, especially to lift up the economically weaker society. Very good, अच्छा है। These people expect financial and other help from business unit, which will be provided time to time. बराबर है भाई, जितना हो सके उतना इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल को कोशिश करो जॉब देने के लिए। जिनके पास ऑलरेडी पैसा है उनको जॉब देने से अच्छा है। ओके, बात सिंपल है। HM सर से भी एक बार बात हुई थी उसके ऊपर, बहुत अच्छे व्यूज है उनके, कि दोनों अगर बहुत ज्यादा कमा रहे तो फैमिली के ऊपर नहीं, उनका ओपिनियन है, विच इज आई पर्सनली फील इज अ वेरी वेरी गुड आइडियलिस्टिक बिहेवियर अप्रोच। अगर दोनों लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और फैमिली के ऊपर सैक्रिफाइस हो रहा है, बच्चों को कहीं और रख रहे हैं, उससे अच्छा एक बंदा जॉब करे और एक बंदा फैमिली पे फोकस करे, वो ज्यादा अच्छा होगा। बट ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज हम लोग एक इंडिविजुअल की कैलिबर या उसका जो भी एफिशिएंसी सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। वी शुड कंसिडर, वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू हाउसवाइफ्स। ये जब इकोनॉमी में नहीं होगा जब तक, तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। बिकॉज हाउसवाइफ्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके रोल के बगैर पूरी फैमिली बराबर टिक नहीं सकती। सो भाई, जो जिनको जॉब की ज्यादा जरूरत है उनको जॉब्स देने चाहिए, रादर जिनके पास ऑलरेडी पैसा काफी है। एनीवेज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल को रिजर्व रखो सीट्स। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, यस, जहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, जहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करो और ज्यादा पोल्यूशन करो, ऐसा कहना है उनको, और क्या। एनीवेज, छोड़ो। बैकवर्ड रीजन्स को जितना डेवलप करोगे, उनका ये कहना है, बैकवर्ड रीजन्स को जितना डेवलप करोगे इंडस्ट्री सेटअप करके, उतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट्स वहां पे जनरेट होगी, लोग आलसी होंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा। ये सब बातें तुमको नहीं लिखनी है, लेकिन ये ऑब्वियस है, बाय प्रोडक्ट्स है उसके। डेवलपमेंट ऑलवेज कम्स विथ एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंटल कॉस्ट, ये नहीं होना चाहिए। The society requires that business organization should be started in backward areas. This will create employment opportunities and create purchasing power among rural people. लोगों के पास पैसा आएगा, thereby helping backward regions to develop. which I personally feel कि ये गलत है, कोई जरूरत नहीं है सारे एरियाज ऐसे डेवलप करने की। इंस्टेड तुम फार्मिंग में कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स लेके आओ। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, जहां पे कुछ गलत काम हो रहे हैं,
और करते हैं, रतन टाटा वगैरह जैसे लोग करते हैं जो एंटी सोशल एक्टिविटीज होती है, कुछ भी, सुशांत सिंह राजपूत के इंसिडेंट से लेकर हर कोई इंसिडेंट पे ये लोग बोलते हैं। आनंद महिंद्रा, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी विप्रो, आनंद महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप, ये सब लोग बोलते हैं जब चाइना ने चैलेंज किया कि इंडिया हमारे बगैर तो जी ही नहीं सकती, फोन कहां से यूज करेगी वगैरह वगैरह, आनंद महिंद्रा ने इमीडिएटली ट्वीट किया था कि वी एक्सेप्ट द चैलेंज, इफ इट इज अ चैलेंज वी एक्सेप्ट द चैलेंज। एंटी सोशल एक्टिविटीज जो भी है, सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अगेंस्ट जा रहे हैं, बिजनेसमैन ने एक साथ होकर खड़ा रहना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एंटी सोशल एक्टिविटीज। एक तो उन्होंने खुद ने एंटी सोशल काम नहीं करने चाहिए, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द सोसाइटी। एंटी सोशल मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट। नो फाइनेंशियल हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड फॉर दैट। स्मगलिंग, एसोसिएशन विद अंडरवर्ल्ड पीपल, जो एक जमाने में बहुत ज्यादा होता था, अभी कम हो गया है। इस मामले में भाई हम लोग थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड पब्लिक पीपल के साथ कॉर्पोरेट्स का कनेक्शन होता था, अभी बहुत कम हो गया। ब्राइबिंग गवर्नमेंट पीपल शुड बी अवॉइडेड। नहीं, ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। बट ये बात सच है कि भाई पिछले 10-15 साल में बीजेपी के रीजन में तो और ज्यादा उनके कार्यकाल में अंडरवर्ल्ड के से कनेक्शन पूरा टूट गया। क्रेडिट मस्ट बी गिवन। आई मीन कांग्रेस के टाइम में भी हुआ था स्टार्ट, बट बीजेपी में बहुत ज्यादा हुआ है ये पार्ट। अंडरवर्ल्ड वगैरह ये बात नहीं के बराबर हो गया है उसका डेंजर। ग्रेट। कोशिश करनी चाहिए कि एंटी सोशल एक्टिविटीज को जितना हो सके उतना सपोर्ट ना करें और प्रोटेस्ट करें। 6 पॉइंट फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करो टू एरेडिकेट पॉवर्टी। सोशल कॉजेस है कुछ, लाइक एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी हटाना, इलिटरेसी को कम करना। दे एक्सपेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प to various awareness programs like anti-drug campaigns, ड्रग्स वगैरह होते हो, एंटी नॉइज पोल्यूशन कैंपेन्स एक्सेट्रा। ये जो भी कैंपेन्स है, विदाउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट ये नहीं हो पाएगा। तो सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्प एंड अदर हेल्प्स बिजनेसमैन शुड प्रोवाइड। 7 पॉइंट, प्रिवेंट कंजेशंस, जैम्स, ट्रैफिक जैम्स वगैरह, या एक ही जगह पे सारी पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेट होती है। बिजनेस शुड अवॉइड कंजेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन सिटीज बाय स्प्रेडिंग इंडस्ट्री इन डिफरेंट प्लेसेस। ये भी ठीक है, बुरा नहीं। अगर इंडस्ट्री सेटअप ही करना चाहते हो, एक तो इंडस्ट्री सेटअप कम करो, पोल्यूशन कम करो, लेकिन अगर सेटअप करना चाहते हो तो एटलीस्ट एक एरिया में पूरा कॉन्सेंट्रेट मत हो जाओ, जिससे पोल्यूशन भी बढ़े, जिससे ट्रैफिक जैम्स भी बढ़े, जिससे पानी पे भी। क्योंकि देखो ना, मुंबई में इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया पॉपुलेशन, दिल्ली में इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया पॉपुलेशन कि वहां पे पोल्यूशन हो गया। अगर उसको डिसेंट्रलाइज करें, एक जगह पे सेंटर करने से अच्छा डिसेंट्रलाइज करें पूरे इंडस्ट्रीज को, जो भी स्टार्ट हो गया है, एटलीस्ट कम होगा पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल जोन्स ओनली। है कुछ मुलुंड वगैरह कुछ एरिया है, वहां पे इंडस्ट्रियल जोन्स डिक्लेयर किए थे, वहां पे रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस कम है। लेकिन अभी पॉपुलेशन की इतनी जरूरत है, इतनी मुंबई में जगह नहीं होती, इसलिए वो उसके आजू बाजू भी बिल्डिंग्स आ गए जो नहीं होने चाहिए, जिसमें गलती इंडस्ट्रीज की नहीं है, जिसमें गलती बिल्डर्स की है। जो जमीन मिले उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया और लोग भी रहने आ गए, लोगों की भी गलती है। रेसिडेंशियल एरियाज उसके नजदीक होने ही नहीं चाहिए, लेकिन बिल्डर्स ने वो जमीन खरीद ली, लॉस को चेंज कर दिया, तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बिल्डिंग्स बना ली और लोगों को बेच दी। इंडस्ट्रियल जोन्स में कभी नजदीक रेसिडेंस नहीं होना चाहिए। इट विल अवॉइड एडवर्स इफेक्ट ऑन रेसिडेंशियल एरियाज, वो नहीं होना चाहिए। इसमें गलती मुझे नहीं लगता इंडस्ट्रीज की है, ज्यादा गलती बिल्डर्स की है कि वो वहां पे लेके आ गए नजदीक। उनको भी पैसा कमाना है, इंडस्ट्रीज को भी पैसा कमाना है। 8 पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हाँ भाई, बिजनेस ने कोशिश करनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा से ज्यादा हो। लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इट कैन बी डन थ्रू एक्सपांशन। बिजनेस एक्सपांड करो और पोल्यूशन करो, डाइवर्सिफाई करो। व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन मीन्स चेंजिंग द बिजनेस लाइन। टाटा इज द बेस्ट एग्जांपल। टाटा नमक भी बेचता है, टाटा गाड़ी भी बेचता है, टाटा चप्पल भी बेचता है, टाटा कपड़े भी बेचता है, टाटा कॉफी भी बेचता है, कॉफी के शॉप्स भी है, स्टारबक्स वगैरह कैफे, काफी चीजें टाटा बेचता है।
टाटा रिटेल सेक्टर में है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बेचता है रिटेल सेक्टर से। ये सारी चीजें टाटा करता है। दिस इज टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस। अगर एक बिजनेस लॉस में जाता है तो दूसरे बिजनेस से प्रॉफिट आ जाता है। सो डाइवर्सिफिकेशन, चेंजिंग द बिजनेस लाइन, क्योंकि तुम्हारा गुडविल ऑलरेडी बन चुका है। टाटा जिस किसी नए फील्ड में जाएगा उसको एक सेपरेट एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज द ब्रांड, एक ही ब्रांड सफिशिएंट है। अमूल अगर कोई मिल्क रिलेटेड और कुछ बनाएगा, चीज पनीर वगैरह सब बना ही रहा है, अगर कोई और टोटली अलग सेक्टर में भी जाएगा और अमूल के नाम से ब्रांडिंग करेगा तो लोग वैसे भी वो परचेस कर लेंगे, बिकॉज अमूल का ब्रांड बन गया। दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्स कर दो, चेंज कर दो, डिफरेंट सेक्टर में जाओ। सच एफर्ट्स विल हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी इन द सोसाइटी। ओके, सो दिस इज दैट्स इट। अब एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं पॉइंट्स जो हुए थे आज लेक्चर में। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, कोशिश करनी चाहिए कि, कोशिश नहीं, टाइम टू टाइम पेमेंट करना ही चाहिए गवर्नमेंट को टैक्सेस का। डायरेक्ट इंडायरेक्ट दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट बनाएगा। लाइसेंस रिलेटेड रूल्स, एक्ट्स रिलेटेड रूल्स, एक्ट्स के जरिए जो होते हैं वो कंप्लाई करो उसको। वेरियस रूल्स रिलेटेड टू प्राइस, प्रोडक्शन एटसेट्रा सब फॉलो करो। एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करो जिससे फॉरेन एक्सचेंज मिले, वो फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट को काम आएगा टू इंपोर्ट सम इंपॉर्टेंट एसेंशियल गुड्स। कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैलेंस मतलब अमीर और गरीब के बीच में जितना गैप हो उतना कम हो और बैलेंस डेवलपमेंट हो सकती है। ये सब कहने की बातें, एक्चुअली तो होता नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो भी है सोसाइटी एंड इकोनॉमी रिलेटेड, उसमें कोऑपरेट करना चाहिए कि अपनी तरफ से जो हेल्प कर सके। सिक्स पॉइंट, सजेशंस टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसीज। गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाएगा, इकोनॉमिक, एजुकेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रीज पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी, कोशिश करनी चाहिए बिजनेसेस ने टू गिव नेसेसरी सजेशंस इन फ्रेमिंग। फ्रेमिंग मतलब पॉलिसी मेकिंग। नो फेवर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वगैरह ब्राइब नहीं देनी चाहिए टू इन्फ्लुएंस देम, ताकि भाई हमारा काम करो, भाई ये पैसे ले लो। नो कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, सिंपल बात है, डोनेशन वगैरह दे दो जो काम आएगा, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स वगैरह, स्पेशली इन दिस इमरजेंसी सिचुएशंस डोनेट करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, सरकारी खजाना, कोई भी सरकार हो। कम्युनिटी, सोसाइटी और पब्लिक इन जनरल, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, भाई पोल्यूशन कम से कम करो। इधर एक वर्ड है जो तुम याद रख सकते हो और लिखो, businesses should focus on sustainable development. Sustainable development. What is sustainable development? Very simple meaning, a very interesting meaning. Satisfying present needs. Satisfying present needs by considering future needs. फ्यूचर नीड्स में भी फ्यूचर में भी जरूरत पड़ने वाली है ऐसा समझ के, फ्यूचर जनरेशन को उनके रिसोर्सेस रख के हमको अपने यूटिलाइज करने हैं, बहुत सोच समझ के। पानी तो फिर भी रिन्यू हो सकता है, लेकिन माइंस वगैरह ये रिन्यू नहीं हो सकते। पेट्रोल वगैरह रिन्यूएबल रिसोर्सेस नहीं है, हजारों साल लगते हैं उनको रिन्यू होने के लिए, हजारों साल लगते हैं। मतलब पेट्रोल के वापस आ जाएंगे लेकिन उनको हजारों साल लगेंगे, सैकड़ों साल, हजारों साल लगते हैं। तो भाई बात समझो, ये खत्म हो रहे धीरे धीरे, संभाल के यूज करो। दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो एटलीस्ट यूज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Better maximization of resources like fuel, water, land, etc. Preservation of weaker section, जितना हो सके उतना वेस्टेज कम करो। सेकंड पॉइंट में भी सिमिलर पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। वीकर सेक्शंस, दैट इज सोशली बैकवर्ड पीपल को या इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल को रिजर्व रखो, कुछ सीट्स, कुछ पोस्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिनसे उनका भला हो। जितना हो सके उतना बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्री सेटअप करो, जिससे क्या होगा, उन रीजन्स में जो पब्लिक है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनके पास पैसे आ सके, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ सके। पैसा आता है तो सब कुछ डेवलपमेंट होता है, ऐसा कहा जाता है। एंटी सोशल एक्टिविटीज, जितना हो सके उतना एंटी सोशल एक्टिविटीज के अगेंस्ट काम करो। खुद काम मत करना, एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मत होना। प्लस वेरेवर इट इज पॉसिबल प्रोटेस्ट, गिव अपोजिशन, मतलब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिखा दो। फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प करो in solving the problem of poverty, illiteracy, etc.
by helping in the programs like anti-drug campaigns, anti-noise pollution campaigns. बहुत सारे campaigns गवर्नमेंट करती है, नहीं करती ये बात नहीं है, इसमें सपोर्ट करो. अगर सपोर्ट करोगे बिजनेसेस और हम इंडिविजुअल्स भी, इन्होंने खाली बिजनेसेस के बारे में बोला, अगर जितना हम इंडिविजुअल सपोर्ट करेंगे उतना गवर्नमेंट कुछ अच्छा लेके आएगी इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली. प्रिवेंट कंजेशन, एक ही जगह पे इंडस्ट्रीज को सेटअप मत करना जिससे ट्रैफिक जैम्स, पोल्यूशन वगैरह होता है. इंडस्ट्रियल बेल्ट बोलते हैं उसको, इंडस्ट्रियल जोन्स, जिसमें इंडस्ट्री सेटअप करो. गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी देती है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल जोन्स में बिजनेस करोगे तो हम तुमको फैसिलिटीज देंगे, टैक्स कंसेशन वगैरह दे देंगे. कोशिश करनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल जोन्स में इंडस्ट्री सेटअप करो. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय एक्सपांडिंग योर बिजनेस, डाइवर्सिफाइंग योर बिजनेस, गिव जॉब्स टू मैक्सिमम पीपल to solve the problem. धीरे धीरे ये उल्टा होने वाला है क्योंकि ऑटोमेशन आने वाला है, ऑटोमाइजेशन और ऑटोमेशन, which means मशीन्स ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, तो वैसे भी जॉब्स नहीं आने वाले. इंडस्ट्रीज बढ़ेगी लेकिन जॉब्स बढ़ेगा जरूरी नहीं है. कोशिश करनी चाहिए कि इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंस कम दिखाए और कुछ पुराने जमाने से जो हम लोग के चले आ रहे थे लाइक फार्मिंग वगैरह, वहां पे फोकस कर सके. तो क्योंकि वहां पे आज भी वर्कर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती, लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती. ये तो ऑटोमेशन आ जाएगा और सूनर और लेटर एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कमी होने वाला है. ठीक है भाई, उन्होंने जो दिया है वी विल हैव टू स्टिक टू द सिलेबस. दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं. आज के दिन इतना ही काफी है. थैंक यू वेरी मच. अगर किसी को बुरा लगा होगा तो लगने दो भाई, मैंने तो बहुत दिल से बोला है, तो मेरा कुछ इरादा नहीं है किसी के सेंटिमेंट हर्ट करने का. थैंक यू वेरी मच. बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.